सुप्रभात बच्चों। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गद्य रचना की लघु विधाएँ। तो गद्य रचना की जो लघु विधाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहला है आत्मकथा, दूसरा जीवनी, तीसरा संस्मरण, चौथा रेखाचित्र, पांचवा यात्रा साहित्य, छठवा रिपोर्टाज, सातवां पत्र साहित्य, आठवां डायरी, नौवां भेंट वार्ता और 10वां गद्य काव्य। तो ये गद्य रचना की लघु विधाओं के प्रकार हैं। किंतु जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से यदि हम देखें और प्रश्नावली की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुल इसमें जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन महत्वपूर्ण विधाओं में से हैं सबसे पहले आत्मकथा, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा रिपोर्टाज, चौथा जीवनी, पांचवा यात्रा वर्णन, छठवां संस्मरण और सातवां पत्र साहित्य। ये 7 विधाएं हैं जिन विधाओं में से परीक्षाओं में कहना चाहिए प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये विधाएं पाठ्यक्रम की दृष्टि से और प्रश्नोत्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रायः जो है अक्सर जो है इन्हीं विधाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन विधाओं का आज अब जो आगे जो है सविस्तार से इनका वर्णन कर सुने और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आत्मकथा से। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा जो विधा है वह क्या है? तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात जो लेखक होता है, आत्मकथा लेखक जो होता है, वह अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का जो वर्णन है क्रमशः सविस्तार जो है विस्तार पूर्वक स्वयं ही प्रकट करता है पाठकों के सामने, या जो पढ़ने वाले हैं उनके सामने वह जो है स्वयं अपनी जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता के साथ और सच्चाई के साथ अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। इसे आप सभी लोग नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि लेखक पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी कहता है तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण करता है। मतलब कहने का ये आत्मकथा लेखक जब भी अपने बारे में लिखता है, स्वयं की कथा लिखता है, स्वयं के बारे में जब लिखता है तो वह प्रत्येक पहलू का, यानी जीवन के हर एक पहलू का, जीवन के हर एक क्षण का, हर एक घटनाक्रम का कहना चाहिए चित्रण करता है, विस्तार पूर्वक उस घटना का वर्णन करता है। आगे, अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों और पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब भी वह लिखता है। देखिए, आत्मकथा में लेखक अब उसके जीवन में जितने भी घटनाक्रम होते हैं, उसके जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या छपा हुआ साहित्य हो या कोई पाठ्य पुस्तक हो
या कोई प्रेरक व्यक्तित्व हो। ऐसे तमाम चीज़ों का, ऐसी सभी बातों का जो है आत्मकथा लेखक अपनी आत्मकथा में उसका चित्रण करता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक घटनाक्रम होते हैं उसके भी दर्शन होते हैं। अर्थात आत्मकथा लेखक के जीवन में, जीवन काल में जो भी समस्याएं, जो भी परंपराएं थीं, जो बातें आती हैं, चाहे अंधविश्वास की बातें हों, सामाजिक बंधन की बातें हों, या उसके नैतिक मूल्य की बातें हों, या परंपराएं की बातें हों, सब चीज़ों की, सब क्षेत्रों का वह उल्लेख अपनी आत्मकथा में करता है। तो आत्मकथा को यदि हम परिभाषित करें सरल शब्दों में, तो गद्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है और उस घटनाक्रम को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। फिर से, गद्य की वह विधा जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, अर्थात पाठकों के सामने अपने जीवन के संपूर्ण घटनाक्रम को प्रस्तुत करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो ये आत्मकथा के बारे में हुआ। अब आत्मकथा से संबंधित प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में यदि बात करें तो आत्मकथा के प्रमुख लेखक और रचनाएं, जिसमें सबसे पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये उनकी रचना। फिर दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो रचना का नाम है वह है मेरी जीवन यात्रा। फिर चौथे हैं गुलाब राय, इनकी रचना मेरी असफलताएं। फिर पांचवें क्रम में है महात्मा गांधी, जिनका है सत्य के प्रयोग से। और छठवें में है हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस तरह से जो है ये प्रमुख आत्मकथा लेखक हुए और उनकी रचनाएं हुई। तो अब इस विधा में से यदि प्रश्न की बात करें तो इस विधा से जो प्रश्न बनते हैं वह दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे? पहला प्रश्न बना, आत्मकथा किसे कहते हैं, या आत्मकथा को समझाइए। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए, इस प्रकार से। फिर इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप, कोई 4 आत्मकथा लेखकों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरह से इस विधा से जो है प्रश्न बनते हैं। तो यह विधा जो है महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में प्रायः पूछी जाती है। ठीक है, तो आत्मकथा के बारे में इतना है। अब दूसरी लघु विधा है जीवनी। जीवनी क्या है? जीवनी के बारे में क्या कहते हैं? जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। फिर से सुने जरा जीवनी के बारे में। जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। अब इसमें जो बात बताई गई जीवनी में कि लेखक जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है। अभी हमने आत्मकथा में क्या पढ़ा था कि लेखक अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है, खुद लिखता है, लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है। लेकिन जीवनी में क्या बतलाया कि जीवनी में लेखक जो है किसी भी इतिहासकार की तरह
एक सच्चाई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। वह व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे पहलू सामने आए और जीवनी पढ़ते पढ़ते हम उस व्यक्ति से अपनापन अनुभव करने लगते हैं। क्या कहता है कि लेखक व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे पहलू सामने आए और जीवनी पढ़ते पढ़ते हम उस व्यक्ति से अपनापन अनुभव करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब जीवन के बारे में जब वो लिखता है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा आभास होने लगता है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति की जीवन का संपूर्ण घटना चक्र, संपूर्ण घटनाक्रम जो है हमारी सामने, हमारी आँखों के सामने बिल्कुल परिलक्षित होने लगता है, बिल्कुल दिखने लगता है। और वह जब दिखने लगता है तो हम ठीक वैसा ही अनुभव करने लग जाते हैं। जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है। जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है। तटस्थ मतलब बिल्कुल अडिग, बिल्कुल एक घटनाक्रम, एक जीवन की स्मृतियों के आधार पर जो जीवन की जो बातें हैं उनको क्रमशः बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, जरा भी कहना चाहिए इधर से उधर ना होना, एकदम तटस्थ रह करके बिल्कुल एक लाइन से वो पूरे घटनाक्रम को लिखता है। वह अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नहीं दर्शाता, उसके जीवन के उन तथ्यों पर विशेष ध्यान देता है जिससे हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके। उसके जीवन की उस घटना से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई है। देखिए, इस बात को भी आप लोग बड़े ध्यान से नोटिस करेंगे और उसको समझेंगे, और ये प्रश्न इससे बन सकता है कि साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हुई है। पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि जीवनी की शुरुआत कब से मानी जाती है, विकल्प में पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। अब इसमें अब देखिए ये बात भी महत्वपूर्ण है, यानी ये एक प्रकार की जो जीवनी की जो बात है, जीवनी के बारे में जीवनी की एक महत्वपूर्ण बात की हमारे सामने यदि जीवनी आई है, हम जीवनी को पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कैसे मानें कि भाई ये जो लिखी गई है बिल्कुल सही है। तो उसके लिए क्या तय किया गया है, माना कि जीवनी प्रामाणिक होना चाहिए। उसके संदर्भ में, जीवनी के संदर्भ में जो लेखक है वह किसी न किसी रूप में एक प्रमाण कर देगा, ताकि पाठक जो है उस बात से वह संतुष्ट हो सके कि यह जो बात कही गई है जीवनी के अंतर्गत वह एकदम सही कही गई है। तो इसलिए जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये इस प्रकार से ये जीवनी के संदर्भ में बात हुई। तो जीवनी की सरल शब्दों में यदि हम उसको कहें तो गद्य की वह विधा जिसमें लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है, उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है। अब जीवनी के पश्चात जो है जीवनी के जो प्रमुख लेखक और
उनकी जो रचनाओं की यदि हम बात करें तो उसमें बात आती है, उसमें सबसे पहले आते हैं जीवनी लेखकों में। पहले क्रम में है रामविलास शर्मा, इनकी रचनाएं निराला की साहित्य साधना। दूसरे अमृत राय, इनकी रचना कलम का सिपाही। तीसरे लेखक शांति जोशी, इनकी रचना पंत की जीवनी। चौथे हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना आवारा मसीहा। तो इस प्रकार से ये जीवनी विधा भी पूर्ण होती है। अब जीवनी और आत्मकथा से संबंधित जो प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न जो बनते हैं उसमें है जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर, और जीवनी विधा से यदि प्रश्न बनते हैं तो जीवनी विधा की जो कहना चाहिए प्रश्न है, तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा उसमें कि जीवनी क्या है, जीवनी किसे कहते हैं, और दूसरा है कोई 4 प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए, ये प्रश्न बनता है। और जीवनी की विशेषताएं लिखिए। तो जीवनी की विशेषताएं कहाँ से बनेंगी आपको? जीवनी की विशेषताएं जो मैंने आपको जीवनी के बारे में बतलाया है, उसी अंश में से आप कुछ 3-4 बिंदुओं को जो है निकाल सकते हैं, और उन बिंदुओं को ही आप विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आत्मकथा से भी संबंधित प्रश्न बनता है कि आत्मकथा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक। तो इस तरह से आत्मकथा और जीवनी विधा पूर्ण। फिर तीसरी विधा है संस्मरण। अब संस्मरण क्या, संस्मरण का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुने। संस्मरण जीवनी लेखन का एक विशेष रूप है। संस्मरण जीवनी लेखन का एक विशेष रूप है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशेष प्रसंगों और अनुभवों का उल्लेख करता है। जीवनी की जीवनी की मर्म स्पर्शी स्मृतियों के आधार पर प्रभावशाली भाषा का लेखन ही संस्मरण है। अब संस्मरण का अर्थ इसमें सबसे पहले अब बताता है कि संस्मरण का अर्थ क्या है, संस्मरण क्या कहलाता है। तो संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। क्या? संस्मरण का अर्थ है भली भांति याद करना। जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। क्या कहता है कि जीवन में कभी कोई विशिष्ट व्यक्ति, घटना या वस्तु इस प्रकार प्रभाव डालती है कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते हैं। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है। उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इस सब का मनोयोगपूर्वक वर्णन ही संस्मरण कहलाता है। क्या है? फिर से इसको सुने। संस्मरण लिखते समय लेखक अपने बारे में अधिक लिखता है। उसका विशिष्ट स्वरूप, आकृति, आचार विचार, रंग रूप, उसका कौशल, उसकी भावना, उसके आसपास के अन्य लोगों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इस सब का
मनोयोग पूर्वक वर्णन ही संस्मरण कहलाता है। ठीक है। अब संस्मरण के जो हैं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, उसमें है सबसे पहले शिवरानी देवी, इनकी रचना है प्रेमचंद घर में। दूसरी है महादेवी वर्मा, इनकी रचना पथ के साथी। तीसरे हैं अमृतलाल नागर, इनकी रचना जिनके साथ जिया। और चौथे हैं सेठ गोविंद दास, इनकी रचना स्मृति कण। तो इस प्रकार से यह संस्मरण विधा भी यहाँ पर पूर्ण होती है। अगली विधा है रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या? रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है। रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है जिसका अर्थ है शब्द चित्र। क्या? शब्द चित्र। जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आँखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, उसे रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है ना। ये रेखाचित्र की परिभाषा हुई या रेखाचित्र के बारे में हुआ ये। आगे क्या कि रेखाचित्र गद्य के नए रूप में प्रमुख विधा है। अब इसको रेखाचित्र को जो है गद्य की नई एक प्रमुख विधा मानी गई है। इसके संबंध में आगे जो है श्री राम वृक्ष वेनीपुरी ने शब्द चित्र को रेखाचित्र कहा है। यानी रेखाचित्र जो नाम दिया गया वो किसने दिया है? ये किसने कहा इस शब्द को? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? श्री राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने किया था। चित्रात्मकता इसकी पहली शर्त है। रेखाचित्र की जो पहली शर्त क्या है? चित्रात्मकता। चित्रात्मकता कैसे? कि शब्दों के माध्यम से इस प्रकार का वर्णन किया जाए कि सुनने वाले के आँखों के सामने एकदम चित्र सा उपस्थित होने लगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि चित्रात्मकता इसकी पहली शर्त है। ये उसको पहले कहा गया है। चित्रात्मकता इस शर्त को के रूप में माना, इसकी शर्त को पहला माना गया चित्रात्मकता को, कि चित्रात्मकता जो है इसकी पहली शर्त है। यह चित्र किसी नगर, स्थान, व्यक्ति या वस्तु का हो सकता है। ये रंग चित्र ना होकर शब्द चित्र हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसमें आगे जो बात कही कि प्रारंभ में हिंदी रेखाचित्र का कोई रूप नहीं था, लेकिन हिंदी में रेखाचित्र का शुभारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। अब ये देखिए कि ये रेखाचित्र विधा आई कहाँ से? इस रेखाचित्र विधा को किसने सबसे पहले प्रारंभ किया? इस विधा का वर्णन किसने किया? इस विधा के स्वरूप का निर्माण किसने किया? तो इसमें हिंदी में रेखाचित्र का शुभारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। तो ये रेखाचित्र के बारे में हुआ। अब इससे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है, इसमें भी कई प्रश्न बन सकते हैं। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र की विशेषताएं क्या है? तो जो मैंने आपको रेखाचित्र के बारे में बतलाया, इसी में से कुछ वाक्य को छांट करके विशेषता के रूप में लिख सकते हैं, विशेषता के रूप में उसका उत्तर दे सकते हैं। अब रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, ये प्रश्न जो है प्रायः पूछा ही जाता है। तो ये अंतर किस प्रकार से हो सकता है दोनों को? तो जब आप पाठ्यपुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें अंतर मिल जाएगा। ठीक है। आगे है प्रमुख रेखाचित्रकार और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख रेखाचित्रकार सबसे पहले महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। दूसरी रचना रामवृक्ष वेनीपुरी, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी। तीसरी रचना प्रकाश चंद्र गुप्त, रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियाँ। चौथा आचार्य विनय मोहन शर्मा, रेखाएं और रंग।
इस प्रकार से ये प्रमुख रेखा चित्रकार और उनकी रचनाएं हुई। फिर अगली विधा है यात्रा साहित्य या यात्रा वर्णन। यात्रा साहित्य क्या है? यात्रा साहित्य में व्यक्तियों या समस्याओं के अंकन के स्थान पर प्रदेश विशेष का आंचलिक इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त मतलब आरंभ से लेकर के अंत तक का, शुरू से लेकर अंत तक का जो वर्णन होता है उसको इतिवृत्त कहते हैं। यात्रा साहित्य के लेखक को यात्रा स्थल के प्रति सजग, सहानुभूतिपूर्ण, वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा इतिहास का ज्ञाता भी होना चाहिए। कुछ इसमें क्या है कि यात्रा साहित्य के लेखक को यात्रा स्थल के प्रति सजग, सहानुभूतिपूर्ण, वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा इतिहास का ज्ञाता भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यात्रा साहित्य का वर्णन तो कर रहे हैं, हम यात्रा करने गए, यात्रा करने के बाद हम वहाँ से लौट कर के आ गए, हमने इतने लिखा कि मैं और मेरा परिवार जो है, मेरे माता पिता जो है, हम लोग जबलपुर से दिल्ली की यात्रा पे गए और वहाँ हमने लाल किला देखा, वहाँ पे लाल किला के साथ हमने ये कुतुब मीनार देखी हमने और ये सब कुछ देखा। इस तरीके का केवल वर्णन नहीं, हम वहाँ पर यदि गए हैं तो हमको लाल किला के बारे में भी उसके प्राचीन कहना चाहिए प्राचीन बातों को भी ध्यान में रखना और उसकी नई बातों को भी ध्यान में रखना। मतलब कहने का कि उससे संबंधित हमें कई कई बातों का स्मरण करके फिर उसका वर्णन यात्रा साहित्य के अंतर्गत करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बात कही गई है कि यात्रा स्थल के प्रति सजग, सहानुभूतिपूर्ण, वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा इतिहास का ज्ञाता भी होना चाहिए। आपको रीति रिवाज भी पता हो, इतने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी पता हो और उस स्थल के प्रति हम सजग भी हों, उसके प्रति सहानुभूति भी हो। हर तरह से हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमको यात्रा का वर्णन करना आना चाहिए। ठीक। कुछ यात्राओं द्वारा मनोरंजन के साथ साथ युगीन समस्याओं को भी उठाया जाता है या उठाया गया है। यात्रा वर्णन में कभी कभी क्या है कि हम यात्रा करने गए तो हम या केवल यात्रा भर करके आए चले आए, वैसी चीज़ नहीं है। हमको वहाँ के कहना चाहिए, हमें उस युग की उस समय की यानी जिस स्थान पर हम जिस स्थान की यात्रा करने गए हमें उस स्थल के बारे में उसकी कहना चाहिए युगीन समस्याओं यानी उस स्थान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थीं जो आज हमें नहीं दिख रही, पिछली जितनी समस्याएं थीं उन सारी समस्याओं का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। यात्रा साहित्य के अंतर्गत या यात्रा वर्णन के अंतर्गत हमें ऐसी समस्याओं को भी उजागर करना चाहिए। ठीक है, ये यात्रा साहित्य हुआ। अब प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी रचनाएं। तो पहला है राहुल सांकृत्यायन, उनकी रचना घुमक्कड़ शास्त्र। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, रचनाएं देश विदेश। तीसरा अज्ञेय, उनकी रचनाएं अरे यायावर रहेगा याद। चौथा अमृत राय, इनकी रचनाएं सुबह के रंग। ठीक है, तो इस तरह से ये यात्रा वृत्तांत जो है यात्रा साहित्य या यात्रा वर्णन जो विधा है ये पूर्ण होती है। इसके बाद है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज क्या? फ्रांसीसी शब्द रिपोर्ताज का अंग्रेजी की रिपोर्ट से गहरा संबंध है। फ्रांसीसी शब्द रिपोर्ताज का अंग्रेजी के रिपोर्ट से गहरा संबंध है या अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से लिया गया है। रिपोर्ताज में सूचना के अतिरिक्त साहित्यिकता भी होती है। रिपोर्ताज का अर्थ क्या है? रिपोर्ट करना। तो यहाँ पर क्या है कि इसका काम केवल रिपोर्टिंग देना नहीं, रिपोर्ट करना भी नहीं, उसमें साहित्यिकता भी जुड़ी होती है, साहित्यिकता भी शामिल होती है, यानी साहित्य जगत की बातें भी या साहित्य की भाषा भी उसमें सम्मिलित होती है। रिपोर्ताज का संबंध
वर्तमान से होता है, ये सूचनात्मक होते हैं। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है और ये सूचनात्मक होते हैं। ठीक है, ये इतना रिपोर्टाज के बारे में है। फिर इनके प्रमुख जो रिपोर्टाज लेखक हैं उनमें हैं, सबसे पहले मिलेंगे आपको बंगाल के अकाल पर रांगी राघव ने अपने अनेक रिपोर्टाज लिखे हैं। और इसमें जो कहना चाहिए रिपोर्टाज लिखे हैं लेखकों ने, उनमें हैं भदंत आनंद, कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती है। फिर दूसरे हैं धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा, और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे। ये प्रमुख रिपोर्टाज लेखक और उनकी रचनाएं थी। सातवां है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य के संदर्भ में अब ये विधा जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त जानकारी के संदर्भ में मैं इनके बारे में छोटा छोटा सा अपना वक्तव्य रखता हूँ। तो पत्र साहित्य, कलात्मक पत्र ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके द्वारा लेखक की भिन्न भिन्न साहित्यिक तथा सांसारिक भाव दशाओं, उनकी रुचियों अरुचियों, उसके सामाजिक और वैयक्तिक संबंधों आदि का आश्चर्यजनक परिज्ञान होता है, वही पत्र साहित्य कहलाता है। संक्षिप्तता और एक तथ्यता के कारण वे स्वयं पूर्ण होते हैं। पत्र साहित्य जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं और इनमें कलाकार के निजी रहस्यों का उद्घाटन आत्मचरित्र से अधिक होता है। ठीक है, पत्र साहित्य को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिगत पत्रों के स्वतंत्र संकलन, दूसरा है विविध विषयक ग्रंथों में परिशिष्ट आदि के अंतर्गत संकलित पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र। ये पत्र साहित्य के 3 प्रकार हैं। तो पत्र साहित्य के संदर्भ में इतना है। अगले क्रम में है, अगली जो लघु विधा है डायरी। डायरी के संदर्भ में क्या है कि डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है। डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है। डायरी में लेखक अपनी शक्ति और दुर्बलता, क्रिया प्रतिक्रिया, संपर्क संबंध, शत्रुता मित्रता आदि का लेखा जोखा तथा विश्लेषण भी करता है। यह लेखक की निजी वस्तु होती है। ठीक है, ये डायरी के बारे में हुआ। अगली विधा है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के संदर्भ में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूर्व में ही निर्धारित किसी विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं और प्राप्त उत्तरों को लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही भेंट वार्ता कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूर्व में ही निर्धारित किसी विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं और प्राप्त उत्तरों को लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही भेंट वार्ता कहलाता है। ठीक, अगली लघु विधा और अंतिम विधा गद्य काव्य। गद्य काव्य क्या? गद्य काव्य गद्य और पद्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य गद्य और पद्य के बीच की विधा है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य
सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक एवं अलंकृत होता है। यह संवेदना को अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है, यह संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इनमें विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता होती है। इनमें विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता होती है। तो ये गद्य काव्य के बारे में हुआ। तो इस प्रकार से हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो गद्य रचना की जो लघु विधाएं हैं उनके बारे में और उनके संक्षिप्त वर्णन आपने सुना। और इस ऑडियो के माध्यम से इसे आप किसी भी विधा को जब भी आप पढ़ें तो कम से कम एक बार दो बार जरूर सुनें। और इनसे बनने वाले जो प्रश्न जो होंगे, तो एक जो विधा है उस प्रमुख विधा के रूप में तो प्रश्न बनेगा ही, चाहे हम किसी भी विधा की बात कर लें। जैसे हम बात करते हैं यात्रा साहित्य के बारे में, तो प्रश्न बनेगा यात्रा साहित्य किसे कहते हैं, यात्रा साहित्य क्या है, यात्रा साहित्य को समझाइए। और फिर उससे जुड़े हुए जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न बन सकता है कि कोई 4 प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। फिर प्रश्न रिपोर्टाज से बन सकता है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, रिपोर्टाज क्या है, प्रमुख रिपोर्टाज लेखक और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। और फिर गद्य काव्य है, गद्य काव्य भी प्रायः जो है अक्सर जो है प्रश्न के परीक्षा में ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। शेष जो विधाएं हैं, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, ये बहुत कम इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप केवल एक स्मरण की दृष्टि से आप इसका केवल इनको आप पढ़ें, पर कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस ऑडियो के माध्यम से इस विषय वस्तु को बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में जो है इन विधाओं से संबंधित जो बातें हैं, जो विषय वस्तु है, उसे आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।